कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम कल से आगे बढ़ते हैं। कल हमने अनुच्छेद 15 के बारे में देखा। मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 14 और 15 को देख चुके हैं, 12 और 13 को भी देखे हैं। इसके बाद समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 देखे हैं। अब हम लोग कौन सा देखेंगे? अनुच्छेद 16, 17, 18। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इससे पहले हमने 15 में क्या किया था? 15 को हमने पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया था। उसमें जो अपवाद थे, जो आरक्षण थे, उसको हमने नहीं बताया गया था। और अनुच्छेद 16 में भी इसी तरह है, उसको भी नहीं बताया जाएगा, लेकिन दोनों को एक साथ करके पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चले। आज अनुच्छेद 16 समानता के अधिकार में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनुच्छेद 16। ठीक है, तो लिखें। चलिए, हमारा पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। हमारा पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। इसमें हमने 14-15 पढ़ लिए। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग अनुच्छेद अनुच्छेद 16 देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 16 हमने 15 में 15 फर्स्ट पढ़े थे और 15 सेकंड पढ़े थे। यहाँ भी हम 16 फर्स्ट और 16 सेकंड पढ़ेंगे। 16 थर्ड से यहाँ भी अपवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, 16 थर्ड, 16 फोर्थ, यहाँ अपवाद शुरू हो जाएगा, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। अपवाद का मतलब आरक्षण शुरू हो जाएगा। तो हम लोग 16 फर्स्ट और 16 सेकंड देखते हैं। आइए देखें। चलिए, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 16 फर्स्ट में लिखिए। क्या लिखेंगे? 16 फर्स्ट में लिखिए। इसमें क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक को, क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में क्या होगा? अवसर की समानता। अवसर की क्या किया जाएगा? समानता की बात है। कह रहे हैं राज्य के अधीन किसी भी पद पर किसी भी नागरिक को नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। क्या कहा गया? फिर से सुनिए। राज्य के अधीन, पहले क्या होगा? क्या किसी नागरिक को राज्य के अधीन किसी भी पद पर किसी भी नागरिक को नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। अवसर की समानता दी जाएगी। हम इससे पहले अनुच्छेद 15 में क्या देखे थे? किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15। और इसमें क्या किया गया? शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार व्यवस्था किया गया था, उसके बारे में बताया गया था। इसमें क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में, मतलब किसी पद का मतलब मान लेते हैं कि राज्य के अधीन कोई, देखिए मान लेते हैं राज्य के अधीन कोई भी क्या है? नौकरी है, और उसमें क्या करना है? सभी लोग को शामिल होना चाहिए। तो राज्य क्या करे कि राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां हैं उसमें क्या करेगा? राज्य का यह व्यवस्था है कि वो उसके नियुक्ति में सभी लोग के अवसर की समानता देगी। अवसर की समानता का मतलब सभी लोग को उस एग्जाम देने के
क्राइटेरिया निश्चित करेगी कि वो एग्जाम क्या हो गए सभी लोग दे सकें और साथ ही साथ उस एग्जाम देने के लिए सभी लोग बैठ सकें और क्या करें उसको निकाल सकें और उस पद पर जा सकें। इसे क्या कहते हैं, अवसर की समानता। मान लेते हैं कोई भी पद है, किसी पद को ले लीजिए, कोई भी पद है जो सभी लोगों के लिए है, तो उसमें बैठने की जो समानता दी जा रही वही तो अवसर की समानता है। क्योंकि बैठने की जो समानता मिली वो अवसर की समानता है, क्योंकि सभी लोग को मिल रही है। इसलिए क्या हुआ, किसी भी नागरिक को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। कोई भी नागरिक होगा जो राज्य के अधीन किसी भी नौकरी में क्या किया जाएगा, किसी भी पद पर अवसर की समानता दी जाएगी, मतलब बैठने का उनको अधिकार दिया जाएगा और उसको निकालने का भी अधिकार दिया जाएगा। जब बैठे हैं तो अगर योग्यता है तो निकालेंगे भी, तो अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, ठीक। ये हमारा क्या कहा गया, अनुच्छेद 16 फर्स्ट में केवल इतनी बात की गई, किसी नागरिक को राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक, अब आइए सेकंड में देखते हैं। 16 सेकंड में क्या कहा गया, 16 सेकंड में देखते हैं। अनुच्छेद 16 सेकंड में क्या कहा गया, यहाँ पास तो कह दिया किसी भी नागरिक को राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। अब क्या कहा गया, देखिए कहा गया राज्य के अधीन किसी भी पद में किसी पद पर नियुक्ति में किसी भी पद पर नियुक्ति में क्या किया जाएगा, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव निषेध के आधार पर क्या होगा, भेदभाव निषेध किया गया है, भेदभाव नहीं होगा। क्या किया गया, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, प्रजाति हो गया, उद्भव और निवास के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या देखे थे, केवल 5 बातें थी, क्या, धर्म थी, जाति थी, प्रजाति थी, लिंग था और जन्म स्थान, केवल 5 के बारे में। यहाँ पास क्या कर दिया गया, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान तो हो गई, साथ में क्या, निवास और उद्भव के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, मानते हैं। तो इससे समझ में आ गया, किसी भी नौकरी में केवल क्या हो, किसी भी नौकरी में राज्य के अधीन यदि कोई नौकरी है तो नौकरी या किसी पद का मतलब समानता, नौकरियों में आरक्षण की बात है। तो किसी भी नौकरी पर क्या होगा, केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या कहा गया, अनुच्छेद 16। मान लेते हैं कि कोई भी नौकरी है और उस नौकरी के लिए मान लेते हैं पीसीएस की नौकरी है। पीसीएस की नौकरी में सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, ठीक है। पीसीएस के यदि राज्य या कानून बना दे, ध्यान दीजिएगा, यदि राज्य या कानून बना दे कि जो पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग हैं, वो क्या हो सकते हैं, उत्तर पीसीएस के कह रहे, जो यूपी पीसीएस के क्या हो गए, पीसीएस का एग्जाम नहीं दे सके, तब क्या किया है,
हम निवास के आधार पर भेदभाव किए ना, क्योंकि हम जब सारे जगह के, जैसे उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत हो गया, पश्चिम भारत, ये सभी भारत की जब क्या हुआ, सभी लोगों को जब शामिल किया गया तो पूर्वोत्तर भारत के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया। साथ ही साथ मान लेते हैं कोई एसएससी की नौकरी आई है, उसमें क्या कर दिया गया, योग्यता ये कर दिया गया कि केवल और केवल उत्तर भारत के लोग शामिल होंगे और पश्चिम भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग शामिल नहीं होंगे। ये क्राइटेरिया जैसे ही निश्चित किया तो क्या हो गया, निवास के आधार पर हम भेदभाव करना शुरू करें। निवास के आधार पर क्या किए, भेदभाव करना शुरू किया। उद्भव के आधार पर हमने क्या किया, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। तो यह व्यवस्था नहीं की जाएगी, यह व्यवस्था क्या होगी, नहीं की जाएगी। और रोक किसने लगाता है, 16 सेकंड में यह रोका गया है कि निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। और धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम अनुच्छेद 15 में ही देख चुके थे कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में भी ये व्यवस्था कर दिया गया, परंतु किसमें, नौकरियों में ये व्यवस्था की गई। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरक्षण की बात है। आरक्षण में हम जो पहला आरक्षण देखेंगे वो देखेंगे कि किसी भी पद को, किसी भी विशेष नौकरी में कि स्थानीय निवास के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, परंतु ये संसद करेगी। जैसे आप लोग सुने होंगे सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 में आया था। 1957 में आएगी तो वहाँ हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया और पूर्वोत्तर भारत के लोगों को क्या कर दिया गया, कुछ स्थानीय नौकरियों में क्या कर दिया गया, आरक्षण दिया गया था। बाद में समाप्त करके केवल और केवल आंध्र प्रदेश और हैदराबाद को शामिल है, इस समय भी शामिल है। और सभी लोगों और सभी जो राज्य थे वहाँ के सभी का कानून खारिज कर दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में अनुच्छेद हम इसमें देखेंगे, 16 थर्ड में था, अब 16 फोर्थ में देखेंगे किस प्रकार अनुसूचित, किस प्रकार पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया, पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कौन सी नौकरियां शामिल की जाएंगी, इसके बारे में भी हम लोग आरक्षण में ही देखेंगे। ठीक है, तो ये केवल इतना आप लोग लिखिए कि ये दोनों प्रावधान अनुच्छेद 16 में थे। ठीक है, तो ठीक, चलिए आगे चलें। ठीक है, आप लोग इसी तरह लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 17। क्या देखेंगे, अनुच्छेद 17 आर्टिकल के बारे में। इसमें क्या कहा गया, देखिए अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई थी। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया था कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरे में क्या कर दिया गया, नौकरियों में अवसर की समानता। 16 में क्या कहा गया, नौकरियों में अवसर की समानता दी जाएगी। समानता कब होगी, जब अनुच्छेद 17 नहीं होगा। समानता कब दी जाएगी, जब अनुच्छेद 17 नहीं होगा। तो देखते हैं क्या अनुच्छेद 17 में कहा गया है, भेदभाव का अभाव या अस्पृश्यता का अंत। क्या कहा गया है, भेद भाव का अभाव या अस्पृश्यता का अंत। भेदभाव का अभाव या क्या होगा, अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या कहा गया है, चलिए आइए देखें। ठीक, अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब इसको बना रहे थे तो उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर ये सभी चीज़ देखा था कि भेदभाव किस रूप में होता है, इसलिए उन्होंने एक एक बातों को सम्मिलित कर दिया गया। जैसे आप लोग देखिए अनुच्छेद 15 में यहाँ तक सड़क हो गया, सार्वजनिक भोजनालय, यहाँ तक किया गया कि सार्वजनिक रिसोर्ट हो गए, भोजनालय हो गए, होटल हो गए, दुकान हो गए, इसको शामिल किया गया, एक एक शब्द को लिखा गया है। इस प्रकार अस्पृश्यता भी उन्होंने देखी थी और उनके साथ हुआ भी था। तो क्या होगा, भेदभाव का अभाव और अस्पृश्यता का अंत क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 17 में इसमें भी व्यवस्था की गई। आइए देखते हैं क्या हुआ। अस्पृश्यता या भेदभाव का अभाव का मतलब ये होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ, देखिएगा लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा। क्या होगा, भेदभाव का अभाव होगा, अस्पृश्यता क्या होगा, अंत होगा। तो क्या किया गया, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ
छुआछूत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अगर छुआछूत होता है तो क्या होगा, इसके लिए एक दंडनीय व्यवस्था की गई। क्या हुआ, ये एक दंडनीय अपराध है। क्या है, दंडनीय दंडनीय क्या है, अपराध है। अस्पृश्यता का अंत होगा और उसमें क्या कहा गया कि छुआछूत की व्यवस्था नहीं होगी, किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। अगर किया जा रहा है तो वह उसके लिए दंडनीय अपराध है। केवल और केवल एक अनुच्छेद है जिसमें क्या किया गया, दंडनीय अपराध की व्यवस्था की गई है। और भी एक अनुच्छेद है इसके बाद, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दंडनीय अपराध में, वो केवल और केवल क्या है, अनुच्छेद 17। अभी तक हमने अनुच्छेद 14 देखा है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि दंडनीय अपराध है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, छुआछूत नहीं होगा, दूसरा दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध किस आधार पर होगा, तो कहा गया कि विधि के द्वारा होगा। विधि के द्वारा दंडनीय अपराध दिया जाएगा। क्या होगा, छुआछूत नहीं होगा। पहले किसके साथ नहीं होगा, व्यक्तियों के साथ छुआछूत नहीं होगा। अगर हो रहा है तो क्या होगा, दंडनीय अपराध। चूंकि अगर यह व्यवस्था हो रही है तो उसके क्या होगा, वह एक दंडनीय अपराध है, इसके लिए दंडित किया जाएगा व्यक्ति को। और किसके द्वारा किया जाएगा, विधि के द्वारा। ऐसे ही दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि विधि के प्रावधान किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। ना कि कुछ भी इच्छा हो जाए कि छुआछूत किए, कोई ये मनमानी रूप से नहीं दे सकते कि कोई छुआछूत किया, कोई इसके खिलाफ क्या किया, केस दायर किया, तो क्या कर दिया गया, तो कहा गया नहीं इनको इतने साल की सजा दे दिया जाए, या इनको मनमानी रूप से नहीं दे, बल्कि क्या कर सकते हैं, विधान की व्यवस्था की जाएगी, कानून बनाया जाएगा, कानून के अनुसार क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। विधि के द्वारा। विधि कौन बनाएगी, इसमें क्या हुआ, विधि कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद। क्योंकि संसद को विधायिका कहा जाता है, विधायिका का मतलब विधान बनाने वाली संस्था। तो क्या हुआ, संसद क्या करेगी, विधायिका मतलब विधान का निर्माण करेगी। ठीक है। और इसके बाद ये विधि द्वारा तो कोई विधि आई है तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया कि एक विधि आई है। कौन कौन सी, सबसे पहले आया गया, देखिए अस्पृश्यता अधिनियम आया। अधिनियम आया। क्या आया, अस्पृश्यता अधिनियम। देखिए भेदभाव का अभाव होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा। मतलब छुआछूत नहीं होगा, दंडनीय अपराध होगा। अगर छुआछूत हो रहा है तो दंडनीय अपराध होगा, विधि के द्वारा होगा, संसद द्वारा। और इस विधि का निर्माण करोगे, संसद करेगी। कौन सा अधिनियम आया, अस्पृश्यता अधिनियम इसमें आया। बाद में इसको चेंज करके 1986 में क्या कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया गया, संरक्षण अधिनियम 1986 कर दिया गया। ठीक है। अस्पृश्यता अधिनियम आया। अस्पृश्यता अधिनियम को क्या किया गया, खारिज किया गया। मतलब इसके नाम में परिवर्तन करके नागरिक अधिकार, क्योंकि अस्पृश्यता लिखा था तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है। तो क्या किया गया, तो अब क्या किया जाएगा, अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है, छुआछूत नहीं होगा, दंडनीय अपराध है, विधि के द्वारा। और क्या होगा, संसद क्या करेगी, संसद व्यवस्था करेगी कि कौन सी विधि होगा, और विधि के अनुसार ही क्या होगा, दंड दिया जाएगा। और व्यवस्था क्या है, अस्पृश्यता अधिनियम है। अस्पृश्यता अधिनियम आया था, एक ही इसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। लेकिन अस्पृश्यता अधिनियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकारों का अधिनियम। ठीक है, ठीक, ये इतनी व्यवस्था की गई। यदि कुछ व्यवस्था हो जाए, मान लें कि अस्पृश्यता अधिनियम है, इसके अनुसार दंड दिया गया, और दंड देते समय क्या हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, विवाद का निवारण कौन करेगी। तो इसमें और एक व्यवस्था की गई कि विवाद का निवारण, क्या लिखे,
विवाद का निवारण न्यायालय करे। क्या करेगी? न्यायालय व्यवस्था करे। क्या करेगी? न्यायालय व्यवस्था करेगी। न्यायालय व्यवस्था करेगी कि विवाद का अंत किया जाए। न्यायालय क्या करेगी? जो विवाद उत्पन्न होगा उसका क्या किया जाएगा? अंत किया जाएगा। तो इसमें इतनी सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? शुरू में लिखिए कि अनुच्छेद 17 में भेदभाव का अभाव या अस्पृश्यता क्या किया गया? अंत किया गया है। किसके साथ? छुआछूत नहीं होगा। क्या होगा? व्यक्तियों के साथ छुआछूत नहीं होगा। अगर हो रहा है तो यह एक दंडनीय अपराध। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे? यह एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, यह दंड विधि के द्वारा दिया जाएगा। यह दंड विधि के द्वारा दिया जाएगा। इसका निर्माण संसद करती है, मतलब विधि का निर्माण संसद करती है। विधि सर्वप्रथम जो इसके विरुद्ध विधि लाई गई थी वो कौन सी लाई गई थी? अस्पृश्यता अधिनियम लाई गई थी, जो 1986 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इसके विवाद का निवारण के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। इसके विवाद का अगर व्यवस्था करना है तो कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, आप लोग नोट में लिखिए। नोट लास्ट में क्या लिखेंगे? नोट में क्या लिखेंगे? ठीक है, नोट में ये व्यवस्था करेंगे कि अस्पृश्यता अधिनियम को कहीं भी परिभाषित नहीं किया, ना किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया, ना संविधान में परिभाषित किया गया। क्या लिखेंगे? कि अस्पृश्यता अधिनियम को अस्पृश्यता अधिनियम को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। को परिभाषित नहीं किया गया। को परिभाषित क्या होगा? नहीं किया गया। अस्पृश्यता अधिनियम को संविधान में भी नहीं परिभाषित किया गया कि अस्पृश्यता क्या है, और ना ही अधिनियम में आईपीसी न किसी धारा में क्या किया गया कि अस्पृश्यता अधिनियम को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन इसमें एक व्यवस्था ये थी कि अस्पृश्यता अधिनियम को परिभाषित नहीं किया गया, तो बार बार जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जब ये व्यवस्था जाती थी, क्या जाती है? अस्पृश्यता का यह विवाद जाता था, तब वो क्या करती थी? तब मैसूर उच्च न्यायालय, मैसूर ही है ना? ठीक है, मैसूर उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि अस्पृश्यता अधिनियम में कि उन्होंने परिभाषित किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा होता है जिसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। उन्होंने क्या कहा? यदि कोई व्यक्ति ऐसे वर्ग में पैदा होता है, किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग में जन्म ले रहा है जिसके साथ सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, उनका क्या किया जा रहा है? सामाजिक बहिष्कार, तो वो भी किस श्रेणी में आता है? वो भी अस्पृश्यता की श्रेणी में आता है। कि मान लेते हैं कोई भी निचली जाति के व्यक्ति है और किसी स्थान पर गया, मतलब तो लोगों ने क्या, अरे ये कौन आ गया, चलो इनको उठाओ, मतलब ऐसी व्यवस्था करने लगे कि उनको उठाना शुरू कर दें या उनको बैठने न दें या उनको देखते ही हट जाए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो क्या होगी? वो भी अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगी, उन्होंने कहा। दूसरा क्या कहा इसी में? फर्स्ट लिखें, आप इसको लिखेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये व्यवस्था की। क्या? निम्नलिखित व्यवस्था की। क्या? अस्पृश्यता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की। पहले हम क्या लिखेंगे? कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में जन्म लिया है तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार होगा, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? अस्पृश्यता के अंतर्गत। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा यह क्या गया कि किसी को सेवा देने से नहीं मना किया जाएगा। मान लिए कि हम कोई सेवा देते हैं किसी चीज की और हम उच्च जातियों को वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जब निम्न जातियों को देने की बात आए तो हमने उनको क्या कर दिया? मना कर दिया। किस आधार पर मना किया? कि इस आधार पर कि वो निम्न जाति है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? अस्पृश्यता के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो हो गई दूसरी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था की ये व्यवस्था की गई। तीसरा की कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो समानता अगर उससे स्पर्श हो गया और स्पर्श होने के बाद वो कहे कि अरे मैं पवित्र हो गया या ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया गया, तो वो क्या होगा? वो भी अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगा। तो इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने
ये व्यवस्था दी है और कहीं भी परिभाषित नहीं, अस्पृश्यता अधिनियम को और कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो अनुच्छेद 17 में केवल इतनी बातें, तो आप लोग लिख लीजिए भेदभाव का अस्पृश्यता। इसका 1986 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसे 1986 में परिवर्तित किया गया। ठीक है, सबसे पहले अस्पृश्यता अधिनियम था, फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 किया गया। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। ठीक ठीक, रफ कर दें। अब तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि अब तक अभी अस्पृश्यता पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए कि अभी जब अस्पृश्यता इतना कंप्लीट, जब देश आज़ाद हुआ होगा, जब देश आज़ाद हुआ होगा तब तो अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा रही होगी। अभी अगर आप गांव में जाइए, अभी भी अस्पृश्यता लागू है, मतलब कुछ छुआछूत की व्यवस्था ऐसी है कि अभी भी लागू गाँव के लोग मतलब छुआछूत करते हैं। अभी भी बहुत लोग सामाजिक कल्याण की बात नहीं करते हैं। समानता उनको कह सकते हैं कि अभी गांव के बहुत सारे लोग अभी जैसे जो बहुत प्राचीन समय के हैं वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हुए थे, इसलिए उनके विचार या उनकी धारणा भी उसी प्रकार बन गई है। इसलिए गांव में अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई। देखिए गांव में अभी भी वो गांव में अगर वो लोग रहते होंगे तो अलग ही उनकी एक बस्ती होगी। यहाँ शहरों में देखिए, शहरों में तो ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं, कहीं भी कोई बस सकता है। तो यहाँ पास लगभग सभी चीज़ समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 18 की। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 18। ठीक, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत या विशेषाधिकार का अंत किया गया। क्या कहा गया है इसमें? विशेषाधिकार या उपाधियों का अंत। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार या उपाधियों का अंत किया गया। विशेषाधिकार या उपाधियों क्या किया गया? अंत किया गया। उपाधियों का अंत का मतलब ठीक, देखिए जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या करते थे अंग्रेज लोग? क्या किया करते थे? लोगों को कुछ उपाधि दिया करते, किस आधार पर? कि उनके प्रति जो राजभक्ति रखते थे, इस कारणवश। यह सामंतवादी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि जो कुछ फ्री हो जाते थे उनको कुछ व्यवस्था क्या कर दिया जाता, उपाधि के माध्यम से देकर उनको कुछ विशेषाधिकार दिया जाता था, उनको विशेषाधिकार दे दिया जाता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब क्या कर दिया गया? इस तरह की उपाधियों पर बैन लगा दिया गया, किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। तो क्या व्यवस्था किया गया कि जैसे आप सुने ही होंगे राय बहादुर, खाय बहादुर, दिहान बहादुर, सर राव हो गया, इस तरह क्या किया जाता था? उपाधि दिया जाता। जैसे राजा, रानी, महारानी, ये सभी ये क्या, ये एक प्रकार की उपाधि तो ही थी। इस कारण क्या हुआ कि उपाधियों का अंत कर दिया गया, पूरी तरीके से कोई भी उपाधि इस तरह नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया? देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन फर्स्ट में क्या कहा गया कि राज्य क्या होगा? राज्य कोई उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं देगा। कोई उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा। क्या कहा इसमें? कहा गया पहले में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। ये 18 फर्स्ट नहीं है, बल्कि मैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इस तरह लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 18 में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? राज्य कोई उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं देगा। राज्य क्या करेगा? किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार की उपाधि नहीं देगा। जो विशेषाधिकार की उपाधि थी, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। एक्सेप्शन लिखिए कि अपवाद। इसी में क्या किया गया? अपवाद। अपवाद में क्या किया गया? देखिए
अपवाद में दो व्यवस्था छोड़ दी गई, क्या है इसमें और इसमें। इसमें क्या कह गया, शैक्षिक और सेना। शैक्षिक और सेना को छोड़कर क्या किया गया है कि शिक्षा में हम उपाधि दे सकते हैं और सेना में उपाधि दे सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र में हम उपाधि नहीं दे सकते। तो इसमें दो प्रकार के अपवाद हैं, कौन कौन से, शैक्षिक और सेना। मतलब शैक्षिक में मतलब शिक्षण संस्थान में, शिक्षण में जो भी व्यक्ति हैं, और क्या किया गया, सेना से संबंधित यदि व्यक्ति हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम उपाधि दे सकते हैं। उपाधि जैसे आप बात करें, जैसे इसमें आप देखेंगे शैक्षिक में, जैसे हम लोग कोई भी MBBS किए तो उनको डॉक्टर कह दिए, इसके बाद प्रोफेसर की उपाधि दे दिए, डॉक्टर की उपाधि दे दिए। साथ ही साथ सेना में आप जाएंगे तो मेजर की उपाधि दी है, कर्नल की उपाधि, जनरल की उपाधि, तो इस तरह देते हैं ना, लेफ्टिनेंट की तरह उपाधि देते हैं। तो ये शैक्षिक और सेना में हम क्या कर सकते हैं कि राज्य क्या कर सकता है, उपाधि दे सकता है, परंतु और किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड में क्या कहा गया, देखिए सेकेंड में यह व्यवस्था की गई। सेकेंड में क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। कोई उपाधि क्या करेगा, उपाधि नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। किसमें कहा गया, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई विदेशी राज्य वो क्या करना चाहता है, उपाधि देना चाहता है जो भारत के व्यक्ति है, तो यह मनाही की गई है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति के मतलब यहाँ नागरिक करिएगा, कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। किसमें पॉइंट लगाया गया, इसमें सेकेंड पॉइंट में, अनुच्छेद 18 में। थर्ड में क्या कहा गया कि कोई विदेशी व्यक्ति है जो किसी लाभ पद पर यहाँ पर आसीन है, लाभ पद पर या विश्वास के तहत पद पर क्या है, आसीन है। इसमें क्या कहा गया कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में है, किसी लाभ के पद पर है या विश्वास के तहत किसी पद पर आसीन है। विश्वास के तहत भी हो सकता है या किसी लाभ के पद पर भी क्या हो सकता है, जब आसीन होगा तो वह व्यक्ति भी, जो विदेशी व्यक्ति, वह भी किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह व्यक्ति भी किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। मतलब धारण कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के क्या कर सकता है, कोई विदेशी व्यक्ति क्या कर सकता है, नहीं व्यवस्था कर सकता। ठीक है, ठीक। चौथे में क्या कहा गया है, हम इसको रफ कर दें इधर वाला, ठीक। इसको लिख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का नहीं देगा, अपवाद होगा शैक्षिक और सेना। ठीक है, इसमें अब चौथा पॉइंट में लिखिएगा। ये हो गया चौथा। चौथे में क्या कहा गया, दूसरे में तो कि इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति, अब व्यक्ति की बात की गई तो नागरिक भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी लाभ के पद पर है, किसी लाभ के पद पर
है या फिर हुए। कोई भी व्यक्ति यदि किसी लाभ के पद पर है या विश्वास के तहत किसी पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से किसी प्रकार का क्या नहीं ले सकता, भेंट नहीं ले सकता। भेंट मतलब कोई उपहार, उपलब्धि नहीं ले सकता। भेंट, उपलब्धि या पद नहीं ले सकता। ठीक है, भेंट हो गया, उपलब्धि हो गई, या पद धारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी लाभ के पद पर है वह किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भेंट, उपलब्धि और पद धारण नहीं करेगा। इसमें क्या कहा गया, ये सभी उपाधियों की बात है, लेकिन ये चौथे में कहा गया भेंट, उपलब्धि और पद के बारे में व्यवस्था कर दी गई। तो ये था हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। ये समानता उपाधि देते हैं, कौन देता है, राज्य देता है। इसके बाद हम कुछ वाद देख लेते हैं कि इसके बारे में विवाद भी उठा था कि आप बताइए कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले वाद क्या हुआ, 1954 के बाद उठना शुरू हुआ। 1954 में क्या किया गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये क्या किया गया, अवार्ड को क्या किया गया, पुरस्कार को स्थापित किया गया और देना शुरू किया गया। व्यक्तियों को क्या किया गया, देना शुरू किया गया। तो इसी मामले को लेकर व्यक्ति कहाँ जाना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट।